Hello friends, welcome in my tutorial channel Biochem. In this video lecture I will discuss about types of DNA. इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स को आप इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ DNA। नॉर्मली हमको पता है कि DNA जो होता है या तो क्या होगा, लीनियर होगा या तो सर्कुलर होगा। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए लीनियर और सर्कुलर का मतलब। तो लीनियर देखिए, अगर DNA स्ट्रैंड की दोनों एंड फ्री हैं, ठीक है, दोनों एंड जो है फ्री हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर DNA। अब ये इस फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है और इस तरीके से भी ये हेलिकली जो है प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। देखिए दोनों एंड फ्री हैं इसमें। सर्कुलर का मतलब होता है जब क्या हो, दोनों एंड जो है ज्वाइंटेड हो, दोनों एंड मान लीजिए यहाँ पे ज्वाइंटेड हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर DNA। क्या बोलते हैं? सर्कुलर DNA, ठीक है। तो ये अभी क्लियर हुआ लीनियर DNA और सर्कुलर DNA का मतलब। अब ये लीनियर DNA और सर्कुलर DNA प्रेजेंट कहाँ होते हैं, तो हम देखेंगे कि जो हमारे पास सर्कुलर DNA है वो बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के केस में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मान लो ये प्रोकैरियोटिक सेल है और ये कुछ इस तरीके से कॉम्पैक्ट होकर के, ये देखिए यहाँ पे इनके बीच में दोनों एंड फ्री नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सर्कुलर DNA। तो ये आपको मिलेगा प्रोकैरियोटिक केस में। एग्जांपल के लिए देखिए इकोलाई में। अच्छा, कुछ प्रोकैरियोट्स ऐसे होते हैं जिनके पास सर्कुलर के साथ साथ लीनियर DNA भी होता है, ठीक है। जैसे एग्रोबैक्टीरिया में यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास क्या होता है, इसके पास एक लीनियर DNA और एक जो है सर्कुलर DNA होता है, ठीक है। और कहाँ कहाँ सर्कुलर DNA होगा, और होगा जो हमारे पास यूकैरियोटिक कुछ सेल ऑर्गेनल हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, प्लास्टिड हो गया, वहाँ पे भी आपको सर्कुलर DNA देखने को मिलेगा, ठीक। और सर्कुलर DNA का जो कॉम्पैक्शन होता है, ठीक है, कॉम्पैक्शन होता है, वहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन जो है इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि सर्कुलर DNA के कॉम्पैक्शन के लिए हिस्टोन प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं होती। कॉम्पैक्शन होता क्यों है एक्चुअली, क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपके पास कोई जो है थ्रेड है, ठीक है, मान लीजिए थ्रेड है और उसको इस सेल में रखना है और आपके पास थ्रेड जो है इतना बड़ा है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे कैसे आएगा, नहीं आएगा ना, तो कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा। तो कॉम्पैक्शन के लिए हमारे पास प्रोटीन चाहिए होती है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक के न्यूक्लियस में जो हमारे पास DNA होता है उसके कॉम्पैक्शन के लिए तो हिस्टोन प्रोटीन होती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन की जगह क्या होता है, पॉलीमाइंस होता है, उसके बेसिस पे ये हमारे पास कॉम्पैक्शन हो पाता है, अदरवाइज़ कॉम्पैक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल में कॉम्पैक्शन के लिए पॉलीमाइंस होता है, जबकि यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस में कॉम्पैक्शन के लिए क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आइए अब देखते हैं लीनियर DNA। तो लीनियर DNA कहाँ प्रेजेंट होता है, जिस तरीके से हमने देखा कि सर्कुलर DNA ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में, उसी तरीके से लीनियर DNA कहाँ प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे कॉम्पैक्शन के लिए कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब कैसे, मान लीजिए इतना बड़ा आपका जो है थ्रेड है कोई DNA का, उसको इस न्यूक्लियस में रखना है, तो कैसे रखेंगे, तो वहाँ पे पहले कॉम्पैक्शन होना पड़ेगा, ठीक है, कॉम्पैक्शन करना पड़ेगा। तो कॉम्पैक्शन के लिए हमारे पास क्या होती है, हिस्टोन प्रोटीन होती है न्यूक्लियस में। अभी हम लोग पूरा का पूरा पैकेजिंग ऑफ DNA है वहाँ पे इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट आपको ये भी याद रखना है कि हिस्टोन प्रोटीन क्यों हम लोग बार बार नाम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको अभी पता चला कि सर्कुलर DNA क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, लीनियर DNA क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है। इसके बाद आगे देखेंगे कि जो हमारे पास लीनियर DNA है या सर्कुलर DNA है, इसमें किसी तरीके की रोटेशन होती है कि नहीं होती, मतलब ये हेलिकल मतलब टर्न ऐसे होता है, हेलिक्स हम लोग बोलते हैं, तो इसमें जो हेलिकल टर्न होता है वो किस डायरेक्शन में होता है, राइट हैंडेड डायरेक्शन में होता है कि लेफ्ट हैंडेड डायरेक्शन में होता है, उसके बेसिस पे भी हम लोग DNA के कई फॉर्म की स्टडी करते हैं। तो आइए पहले देखते हैं इसकी रोटेशन के बेसिस पे। अब रोटेशन किस डायरेक्शन में होगी, तो रोटेशन हमको पता है या तो राइट हैंडेड होगी या तो लेफ्ट हैंडेड होगी। तो राइट हैंडेड फॉर्म में भी हम लोग सब कैटेगरी, हमारे पास ए है, बी फॉर्म है, सी फॉर्म है, डी फॉर्म है, ठीक है। और लेफ्ट हैंडेड में बेसिकली जो हम लोग पढ़ते हैं वो जेड फॉर्म पढ़ते हैं, होने को तो और होता है, लेकिन जो हमारे पास मेन हमें स्टडी करना है वो यही करना है। राइट हैंडेड में कौन कौन से करना है, ए फॉर्म, बी फॉर्म, सी फॉर्म, डी फॉर्म, और लेफ्ट हैंडेड में कौन करना है, जेड फॉर्म करना है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि जो हमारे पास बी फॉर्म होता है मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है, ये जनरली आपको दिख जाएगा। वाटसन और क्रिक ने भी जो
स्ट्रक्चर की स्टडी की थी वो ज़्यादा से ज़्यादा किसकी कैरेक्टरिस्टिक से मैच कर रहा था, वो बी फॉर्म का ही था। ठीक है, तो आपको याद रखना मोस्ट कॉमन फॉर्म, कभी एग्जाम में भी आ जाए मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डीएनए, तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा बी फॉर्म, जेड फॉर्म, सी फॉर्म, डी फॉर्म, तो आप यहाँ बता सकते हैं मोस्ट कॉमन फॉर्म कौन सा होता है, बी फॉर्म होता है। तो आइए देखते हैं पहले लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड का क्या मतलब होता है। मान लीजिए आपके पास ये कोई थ्रेड है इस तरीके से डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। अब या तो ये किधर से मूव करेगा, ऐसे, ठीक है, मतलब देख रहे हैं ना, ठीक है, राइट हैंडेड, या तो ये क्या करेगा, लेफ्ट हैंडेड, ठीक है। तो इसके रोटेशन के बेसिस पे हमने क्या किया, इसको राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड टर्म दिया। फिर हमको पता है कि राइट हैंडेड में कौन कौन से होते हैं, राइट हैंडेड में ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, और लेफ्ट हैंडेड में कौन होता है, लेफ्ट हैंडेड में हमको जो पढ़ना है जेड फॉर्म पढ़ना है। होने का और होते हैं, लेकिन जो हमको पढ़ना है वो कौन कौन से पढ़ने हैं, जिनके बारे में वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। आइए अब इनके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो आपको पता है राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोटेशन, ठीक है। अब यहाँ पे जो हेलिकल टर्न है, ठीक है, ये मान लीजिए हेलिक्स है आपकी, इसका डायमीटर जो होगा, ठीक है, इसका डायमीटर जो होगा हर एक के लिए अलग अलग होगा। देखिए यहाँ पे क्या क्या है, हेलिकल डायमीटर क्या है, ए फॉर्म में कितना है, 23 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है, मतलब ये चीज़ जो ये डिस्टेंस जो है कितना है, 23 एंगस्ट्रॉम है। बी फॉर्म में कितना है, 20 एंगस्ट्रॉम है। सी फॉर्म में 19 एंगस्ट्रॉम एंड डी फॉर्म में भी 19 एंगस्ट्रॉम है। और जेड फॉर्म में कितना है, 18.4 एंगस्ट्रॉम। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। वर्टिकल राइज पर बेस पेयर, वर्टिकल राइज पर बेस पेयर का मतलब मान लीजिए एक न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर यहाँ है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर यहाँ पे है, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकल राइज पर बेस पेयर। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस ए फॉर्म के लिए होती है वो होती है 2.56 एंगस्ट्रॉम, और बी के लिए कितना होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। इसी तरीके से सी के लिए 3.32 एंगस्ट्रॉम, डी के लिए 3.03 एंगस्ट्रॉम एंड जेड के लिए 3.8 एंगस्ट्रॉम। ओके, अब देखते हैं नंबर ऑफ बेस पेयर इन अ हेलिकल टर्न। हेलिकल टर्न का मतलब मान लीजिए आपका हेलिक्स यहाँ से स्टार्ट होकर के एक टर्न यहाँ पे कंप्लीट कर रहा है, ये कहलाता है हेलिकल टर्न। इसके हेलिकल टर्न में कितने बेस पेयर होंगे, तो इस तरीके से अगर हम लोग देखे थे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में, वहाँ पे कितने बेस पेयर टर्न होते थे, तो नॉर्मली जो बी फॉर्म था वहाँ पे कितना होता था, 10 बेस पेयर एक हेलिकल टर्न में होता था। इसी तरीके से अब ए फॉर्म, बी फॉर्म, सी फॉर्म, डी फॉर्म और जेड फॉर्म के लिए हम लोग देखेंगे। तो जो ए फॉर्म में हेलिकल टर्न में नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं वो होते हैं 11, बी फॉर्म में कितना होता है 10, सी फॉर्म में 9.33, डी फॉर्म में 8, जेड फॉर्म में 12, कितना होता है 12, ठीक है। तो ये आपको अभी पता चल गया कि एक हेलिकल टर्न में कितने बेस पेयर होते हैं यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे ए फॉर्म में कितना होता है 11, बी फॉर्म में 10, सी फॉर्म में 9.33, डी फॉर्म में 8, जेड फॉर्म में 12। आइए अब लेंथ देख लेते हैं। अभी आपको क्या पता चल गया, एक नाइट्रोजनस बेस पेयर से दूसरे नाइट्रोजनस बेस पेयर की डिस्टेंस पता चल गई है, एक हेलिकल टर्न में नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस पेयर पता चल गए हैं। तो आप इसका डिस्टेंस ईजिली निकाल सकते हैं इन दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन करके, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और आप यहाँ से लेंथ निकाल सकते हैं। तो इसका जो आएगा 28.16 समथिंग आता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं 28 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसको देखिए कितना है 3.4 एंगस्ट्रॉम इंटू 10, 34 एंगस्ट्रॉम। इसी तरीके से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 31 आएगा, समथिंग आएगा, तो वहाँ पे हमको जो वैल्यू लेनी है 31 लेनी है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे अगर इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखेंगे 24.24 आएगा, और इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन करते हैं अगर, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कुछ ये आएगी 45.6 एंगस्ट्रॉम। तो आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे जो हेलिक्स लेंथ है आप वो इजीली निकाल सकते हैं, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये दोनों चीज़ें मालूम हैं, वर्टिकल राइज पर बेस पेयर और नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस पेयर इन अ टर्न, तो आप लोग हेलिक्स की लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं कहीं वैल्यू जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे 45.6 एंगस्ट्रॉम है, आपको दे दिया 45, ठीक है, तो आप जो वैल्यू लगाएंगे क्या लगाएंगे 45 लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, इनमें रिपीटिंग यूनिट, मतलब ए फॉर्म में रिपीटिंग यूनिट, तो जो यहाँ पे रिपीटिंग यूनिट होती है वो हमारे पास क्या होती है, मोनोन्यूक्लियो। मोनोन्यूक्लियोटाइड का मतलब अगर ए है तो ए ही रिपीट होगा,
ठीक है, उसके साथ कोई और रिपीट नहीं होगा। तो इस तरीके से जो हमारे पास राइट हैंडेड है बेसिकली वहाँ पे जो रिपीटिंग यूनिट होती है सिर्फ मोनोन्यूक्लियोटाइड की होती है, ठीक है। और लेफ्ट हैंडेड फॉर्म में जो जेड फॉर्म है उसमें देखेंगे रिपीटिंग यूनिट डाई न्यूक्लियोटाइड होते हैं। डाई न्यूक्लियोटाइड का मतलब अगर एडनिन है, थायमिन है, तो ये हो गया हमारे पास डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इसके साथ फॉस्फेट और शुगर भी होगा तब बोलेंगे डाई न्यूक्लियोटाइड। तो मान लीजिए इस तरीके से कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड हैं, एडनिन के और थायमिन के न्यूक्लियोटाइड हैं, तो वो डाई न्यूक्लियोटाइड रिपीट करेंगे चेन में। तो यहाँ पे जो रिपीटिंग यूनिट होती है जेड फॉर्म में वो क्या होती है, डाई न्यूक्लियोटाइड होती है। तो आपको यहाँ पे इस चार्ट को याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन जो है आते हैं, ठीक है। किस तरीके से आते हैं वो भी हम लोग क्वेश्चन वाले स्लाइड में देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये फ्लो चार्ट याद होना चाहिए। आइए अब आगे चलते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास सर्कुलर है, लीनियर है, या उसके फॉर्म हमने देखे, उसके अलावा भी कुछ जो है अदर टाइप के डीएनए भी हम लोग देखते हैं। कौन कौन से देखते हैं यहाँ पे देखेंगे। एक तो देखते हैं रिपीटिटिव डीएनए। अब रिपीटिटिव डीएनए का क्या मतलब है। रिपीटिटिव डीएनए का मतलब होता है कि मान लीजिए आपको इस तरीके से एक डीएनए की कोई चेन है, ठीक है। अब उस चेन में यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुछ न्यूक्लियोटाइड का आपस में रिपीटिशन हो गया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसमें जो दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है, एडनिन का दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या हो रहा है कि न्यूक्लियोटाइड का रिपीटिशन हुआ है किसी स्ट्रैंड में। तो आप ये कह सकते हैं कि वो रिपीटिटिव डीएनए है। तो रिपीटिटिव डीएनए की डेफिनेशन देख लीजिए, इन सेम सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस रिपीटेड मोर देन वंस इन अ सेगमेंट। अब यहाँ पे कोई सेगमेंट जरूर नहीं कि यहीं तक है, ये सेगमेंट यहाँ से और आगे से और पीछे तक हो सकता है यहाँ पे। तो आपको ये याद रखना है कि कुछ नाइट्रोजनस बेस पेयर के सेगमेंट क्या हुए हैं, वो रिपीट हुए हैं इन अ स्ट्रैंड, ठीक है। स्ट्रैंड जो हो सकता है हमारा, इससे बड़ा भी हो सकता है, बस आपको यहाँ पे समझाने के लिए दिया गया है कि किस तरीके से रिपीटिशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो डीएनए है वो क्या है, प्रोमिस्कस डीएनए। प्रोमिस्कस डीएनए का मतलब है कि मान लीजिए कोई सेगमेंट है डीएनए का, अब वो कहाँ पे प्रेजेंट हो, वो हमारे पास मान लीजिए यूकैरियोटिक सेल है, तो यूकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनल में भी प्रेजेंट होता है डीएनए, हमें पता है। तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो, प्लास्टिड में भी हो, न्यूक्लियस में भी हो, वो तीनों जगह पे प्रेजेंट हो, तो ऐसे डीएनए सेगमेंट को हम लोग बोलते हैं प्रोमिस्कस डीएनए। क्या बोलते हैं, प्रोमिस्कस डीएनए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आता है सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए का मतलब होता है कि रिपीटिशन अगर बहुत टाइम हो जाए, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था रिपीटिटिव डीएनए, तो इसी तरीके से अगर यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि कुछ रीजन होते हैं जहाँ पे बहुत ही रिपीटिशन हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। तो ये बेसिकली आपको कहाँ देखने को मिलेगा, यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलेगा। हाईली टेंडेमली, टेंडेमली का मतलब होता है कि मान लीजिए अगर आपके पास इस तरीके से सीक्वेंस है ATGC, तो यहाँ पे इसी का रिपीटिशन कई टाइम हो जाएगा, ठीक है। और अगर बहुत टाइम हो जाएगा तो ऐसे डीएनए को हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटिशन हम लोग इसको कैटेगराइज भी करते हैं। कौन कौन सी कैटेगराइज हैं, माइक्रो सैटेलाइट है, मिनी सैटेलाइट है। माइक्रो सैटेलाइट में जो रिपीटिशन होगा 1 to 2 बेस पेयर का होता है, ठीक है। कहीं कहीं 6 भी आपको मिलेगा, तो ये इसको बोलते हैं हम लोग माइक्रो सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट में क्या होता है, यही जो रिपीटिशन होता है वो 10 to 60 बेस पेयर रिपीट का होता है, ठीक है। और ये जो सैटेलाइट डीएनए होते हैं ना, ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं, मतलब इनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, देन अगर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो ट्रांसलेशन भी नहीं होगा। तो ये क्या होते हैं, ये ट्रांसक्राइब या ट्रांसलेट नहीं होते हैं। ट्रांसलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम mRNA, और ट्रांसक्राइब का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ mRNA फ्रॉम डीएनए। तो इसका दोनों ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही कॉम्पैक्ट है, ठीक है। और कॉम्पैक्ट है तो इनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, और जब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो हमारे पास प्रोटीन भी नहीं बनेगी। तो आपको याद रखना है सैटेलाइट डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन नहीं होता, इट मीन्स दे आर ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव मतलब इनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है कि सैटेलाइट डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। और बेसिकली प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, यूकैरियोट्स में होते हैं, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ बेस रिपीट्स हम लोग इसको माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट में कैटेगराइज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट डीएनए की कैटेगरी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार एग्ज़ाम में भी पूछा है, और इसका रोल कहाँ होता है ये भी हमको यहाँ पे देखना है। तो ये जो है मेन कैटेगरी हमारे पास पैलिंड्रोमिक्स डीएनए। तो पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास न्यूक्लियोटाइड की चेन है
और उसमें बेस का रिपीटिशन जो है एक चेन में मान लीजिए इसका ओरिएंटेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ठीक है, और नेक्स्ट स्ट्रैंड का क्या हो जाएगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो जाएगा। तो अगर हमारे पास मान लीजिए चेन इस तरीके से आगे भी है और इस तरीके से पीछे भी है, और इसमें कुछ ये रीजन जो है यहाँ पे क्या हो जाए, बेस का रिपीटिशन कुछ हमको ऐसा मिले कि जो फर्स्ट चेन पे देखिए अगर हम लोग 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में रीड करें और नेक्स्ट चेन में भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में रीड करेंगे तो हमको सेम रिपीट अगर मिल जाएगा तो ऐसे डीएनए सीक्वेंसेस को हम लोग बोलते हैं पैलिंड्रोमिक डीएनए, ठीक है। क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक डीएनए। और उस सेगमेंट को बोलते हैं पैलिंड्रोम। क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम। तो होता क्या है, इट हैज़ बेस सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक डीएनए कहते हैं, इट हैज़ बेस सीक्वेंसेस विच रीड्स द सेम ऑन बोथ स्ट्रैंड आइदर 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन और 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। का मतलब यह है कि चाहे हम लोग अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तो दोनों स्टैंड पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन रीड करना होगा, ठीक है। और अगर 3 प्राइम टू 5 प्राइम रीड कर रहे हैं तो दोनों स्टैंड पर हमको 3 प्राइम टू 5 प्राइम ही डायरेक्शन में रीड करना होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है। अब अगर देखिए इस एग्जाम्पल में जो दिया हुआ है, अगर हम कोई सेगमेंट है हमारे पास, ठीक है, जो सेगमेंट ये दिया हुआ है बस पैलिंड्रोमिक डीएनए का दिया है, इसका मतलब ये भी है कि इसके आगे भी डीएनए का स्टैंड है, ठीक है, और इसके पीछे भी डीएनए का स्टैंड है। बट यहाँ पे देखिए कि इस ये जो इतना हमको सेगमेंट है इसमें देखिए अगर हम रीड करें 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में तो GAATTC है ना, तो नेक्स्ट स्टैंड पे भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम में रीड करिए क्या है GAATTC, मतलब दोनों ही स्टैंड पे क्या है, सेम न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस हैं। अच्छा 3 प्राइम टू 5 प्राइम रीड करिए CTTAAG, नेक्स्ट स्टैंड पे भी 3 प्राइम टू 5 प्राइम रीड करना है आपको CTTAAG। मतलब आप देख रहे हैं कि ये जो सेगमेंट है हमको दिख रहा है वो क्या है, अगर हम लोग उसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन पढ़ रहे हैं दोनों स्टैंड पे और 3 प्राइम टू 5 प्राइम पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड के जो सीक्वेंस हमको दिख रहे हैं वो सेम दिख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे सेगमेंट को हम लोग बोलते हैं पैलिंड्रोमिक डीएनए, और यहाँ पे सेगमेंट का जो नाम हो जाएगा वो पैलिंड्रोम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो आइए अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है सेम। गिवन बिलो इज़ अ सैम्पल ऑफ पोर्शन ऑफ डीएनए, मतलब कुछ पोर्शन दिया हुआ है डीएनए का, मतलब आपके पास इस तरीके से आगे और पीछे भी डीएनए के स्टैंड हो सकते हैं, बस आपको इतना ही सेगमेंट दिया हुआ है, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो आगे देखिए, स्ट्रैंड गिविंग द बेस सीक्वेंस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड व्हाट इज़ द स्पेशल शोन इट, इसमें ऐसा क्या दिख रहा है, तो आपको ऑप्शंस में दिया हुआ है, आपको ऑप्शन में इसको देख करके बताना है कि ये क्या हो सकता है। तो अब देखिए ये इसमें क्या दिया हुआ है GAATTC, और दूसरे स्टैंड पे देखिए GAATTC। अगर हम लोग 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में रीड करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से कुछ हमको मिला है। तो अभी हमने जस्ट पीछे देखा है कि ये क्या होता है, दीज आर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। तो आप देखिए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस ऑफ बेस पेयर, तो ये ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। अच्छा और ऑप्शन भी देख लेते हैं। रेप्लिकेशन कंप्लीटेड, तो यहाँ पे रेप्लिकेशन जैसा कुछ दिख ही नहीं रहा है तो हम कैसे बोल सकते हैं रेप्लिकेशन कंप्लीट हो रहा है या रेप्लिकेशन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। डिलीशन म्यूटेशन, यहाँ पे उसके लिए भी कोई क्लू नहीं है। स्टार्ट कोडॉन एट 5 प्राइम एंड, स्टार्ट कोडॉन क्या होते हैं, स्टार्ट कोडॉन होते हैं AUG। तो AUG जैसा कुछ दिख रहा है क्या, कहीं पे नहीं दिख रहा है ना, तो ये क्या है, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस ऑफ बेस पेयर है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। अब आपको थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि कैसे, इससे हमको लगता है कि छोटा टॉपिक है बट कैसे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे हमको ये पता होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है इन अ जेड डीएनए, ठीक है, जेड डीएनए के बारे में बताया गया है। पिच ऑफ द टर्न, पिच ऑफ द टर्न मतलब ये जो हमारे पास हेलिकल टर्न होता है उसको हम लोग बोलते हैं पिच ऑफ द टर्न, ये ठीक है। पिच ऑफ द टर्न कैसे निकालते हैं पता हो गया है, तो इसको हम लोग पिच भी बोलते हैं। वन हेलिकल टर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, पिच भी बोलते हैं। पिच ऑफ द टर्न एंड नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न, और उनके बीच में एक टर्न में जो बेस पेयर हैं उसके बारे में हमको बताना है। तो अभी हम लोग चार्ट देखे हैं वहाँ पे कि जेड डीएनए का जो है होता है एक हेलिकल टर्न कितना होता है लेंथ उसका, और उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि पहला ऑप्शन है 34 एंगस्ट्रॉम, तो ये तो होगा नहीं जेड डीएनए के लिए, यहीं से गलत हो गया। 10 बेस पेयर ये भी गलत है।
तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है, सेकेंड वाला 34 एंगस्ट्रॉम 12 बेस पेयर। ये बेस पेयर तो होता है बट यहाँ पे ये जो लेंथ है ये इतना नहीं होती, और ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट है 45 एंगस्ट्रॉम, तो लेंथ तो इतनी होती है लेकिन बेस पेयर देखिए क्या हो गया, बेस पेयर कम हो गया। लास्ट जो है हमारे पास वो है 45 एंगस्ट्रॉम और 12 बेस पेयर। तो ये जो ऑप्शन है हमारे लिए ये करेक्ट होगा ZDNA के लिए, ठीक है। तो ZDNA के लिए क्या होता है, उसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है 45 एंगस्ट्रॉम, और एक हेलिकल टर्न में जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर जो होते हैं वो कितने होते हैं 12 बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि कैसे हम लोग टाइप्स ऑफ DNA देखते हैं और उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोग इसी तरीके से लेक्चर्स को देखते रहिए।